नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बालाजी क्लासेस बिराई यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की बीए फर्स्ट ईयर परीक्षा 2026 के इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। विषय हिस्ट्री यानी इतिहास। पेपर कोड हाई शून्य एक। पेपर का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम्स टू 1200 एडी, अर्थात भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 1200 ईस्वी तक। परीक्षा की तारीख 19 अगस्त 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम खंड अ, खंड अब और खंड सस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं। खंड अ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं सुव्यवस्थित सड़कें तथा विकसित जल निकासी व्यवस्था थीं। नगरों में मकान और सड़कें योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे। दूसरा प्रश्न, ऋग्वेद में वर्णित दो प्रमुख जनों के नाम लिखिए। उत्तर है, ऋग्वेद में भरत और पुरु जैसे प्रमुख जनों का उल्लेख मिलता है। इन जनों ने प्रारंभिक वैदिक राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा प्रश्न, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? उत्तर है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और उन्होंने अहिंसा तथा अपरिग्रह का संदेश दिया। चौथा प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? उत्तर है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध अनुयायी इन तीनों को अपने धार्मिक जीवन का आधार मानते हैं। पांचवा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार का नाम बताइए। उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रमुख सलाहकार चाणक्य या कौटिल्य थे। उन्होंने नंद सत्ता के पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छठा प्रश्न, समुद्रगुप्त की जानकारी का प्रमुख अभिलेख कौन सा है? उत्तर है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी का प्रमुख स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है। इसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिशेर ने की थी। सातवां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल और उसके बाद शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बना। यहां भारत तथा विदेशों से विद्यार्थी और विद्वान अध्ययन के लिए आते थे। अब बढ़ते हैं खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 2, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर है, प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख केंद्र गुरुकुल था। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, अनुशासन और व्यक्तित्व का विकास करना भी था। विद्यार्थी गुरु के प्रति श्रद्धा रखते थे और आश्रम में रहकर दैनिक कार्यों में भी सहयोग करते थे। शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक परंपरा पर आधारित थी। वेदों, धर्म, दर्शन, व्याकरण, राजनीति, युद्ध कला तथा विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता था। वैदिक शिक्षा में श्रवण, मनन और स्मरण को विशेष महत्व दिया जाता था। विद्यार्थी मंत्रों और धार्मिक ग्रंथों को सुनकर याद करते थे। शिक्षा में अनुशासन और संयम का विशेष स्थान था। प्रारंभिक वैदिक काल में कुछ महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है। शिक्षा पूर्ण होने के गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने योग्य बनाना था। इस प्रकार वैदिक शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य परंपरा, चरित्र निर्माण, अनुशासन, मौखिक ज्ञान और धार्मिक शिक्षा का विशेष महत्व था। प्रश्न नंबर 3, बौद्ध धर्म के प्रसार के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर है, बौद्ध धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध ने सरल भाषा में सामान्य लोगों को नैतिक और धार्मिक जीवन का मार्ग बताया। इसी कारण बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म की बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने जाति के आधार पर धार्मिक श्रेष्ठता का विरोध किया और नैतिक आचरण को महत्व दिया।
बौद्ध धर्म में यज्ञों और जटिल धार्मिक कर्म कांडों की अपेक्षा अहिंसा, करुणा और सदाचार को अधिक महत्व दिया गया। इसलिए सामान्य जनता को यह धर्म सरल और आकर्षक लगा। बुद्ध और उनके शिष्यों ने पाली तथा जनसाधारण की भाषाओं में उपदेश दिए। इससे उनके विचार अधिक लोगों तक पहुंचे। बौद्ध संघ ने धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिक्षु और भिक्षुनियां विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बुद्ध के संदेश का प्रचार करते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशेष योगदान दिया। उसने अपने साम्राज्य में नैतिक जीवन और अहिंसा का प्रचार किया था। विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा। व्यापारी वर्ग ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध विहार व्यापारिक मार्गों के निकट स्थापित किए गए। इस प्रकार सरल शिक्षाएं, लोक भाषा, संघ व्यवस्था, राजकीय संरक्षण और सहयोग के कारण बौद्ध धर्म भारत और विदेशों में व्यापक रूप से फैला। प्रश्न नंबर 4, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर है, मौर्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मुख्य रूप से कृषि था। राज्य कृषि से राजस्व प्राप्त करता था और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई तथा अन्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देता था। भूमि से प्राप्त कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। किसानों से सामान्यतः उपज का एक हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। राज्य की आय के अन्य स्रोतों में व्यापार, वन, खनिज और विभिन्न प्रकार के शुल्क शामिल थे। मौर्य काल में सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। नहरों, बांधों और जलाशयों का निर्माण किया गया। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली। व्यापार और उद्योग भी विकसित थे। वस्त्र, धातु, लकड़ी, मिट्टी के बर्तन तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता था। आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों प्रचलित थे। मौर्य शासन ने व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। विभिन्न वस्तुओं पर कर और शुल्क लगाए जाते थे। पंच चिह्नित सिक्कों का प्रयोग आर्थिक लेन देन में होता था। व्यापारिक मार्गों और नगरों के विकास से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इस प्रकार मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि, सिंचाई, उद्योग, व्यापार, कर व्यवस्था और मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रश्न नंबर 5, सातवाहन वंश के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सातवाहन वंश ने लगभग दक्कन और दक्षिणी भारत के बड़े क्षेत्र में राजनीतिक शक्ति स्थापित की। इस वंश के प्रमुख शासकों में सिमुक, सातकर्णी और गौतमीपुत्र सातकर्णी का विशेष महत्व है। सातवाहनों ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक तथा व्यापारिक संपर्क को मजबूत किया। उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों के साथ संघर्ष करके अपने राज्य की शक्ति बनाए रखी। सातवाहन काल में व्यापार का काफी विकास हुआ। पश्चिमी समुद्री तट के बंदरगाहों से विदेशी व्यापार किया जाता था। रोमन साम्राज्य के साथ भी व्यापारिक संबंध है। सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को संरक्षण दिया। उनके समय में अनेक बौद्ध स्तूप, चैत्य और विहार विकसित हुए। अमरावती स्तूप सातवाहन कालीन कला का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसकी मूर्तिकला में बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित दृश्य मिलते हैं। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा का विकास हुआ। अभिलेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है। इस काल की कला और स्थापत्य ने दक्षिण भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान दिया। इस प्रकार सातवाहनों का योगदान राजनीतिक एकता, व्यापार, धर्म, कला, स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण था। प्रश्न नंबर 6, संगम साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका संबंध मुख्य रूप से तमिल भाषा और तमिल क्षेत्र के सामाजिक जीवन से है। संगम साहित्य में तत्कालीन राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, युद्ध, प्रेम और वीरता का वर्णन मिलता है। इसमें चेर, चोल और पांड्य शासकों तथा उनके राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य को मुख्यतः दो विषयों में देखा जाता है, अकम और पुरम। अकम साहित्य में प्रेम और व्यक्तिगत जीवन का वर्णन मिलता है, जबकि पुरम साहित्य में युद्ध, वीरता, दान और राजनीतिक जीवन का वर्णन मिलता है। इस साहित्य से तत्कालीन समाज में विभिन्न वर्गों और व्यवसायों की जानकारी मिलती है। किसान, व्यापारी, सैनिक, कवि और शासक आदि का उल्लेख मिलता है।
संगम ग्रंथों से समुद्री व्यापार और विदेशी संपर्कों की भी जानकारी प्राप्त होती है। रोमन व्यापारियों के साथ दक्षिण भारत के संबंधों के संकेत मिलते हैं। संगम साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह तत्कालीन दक्षिण भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 7, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। उत्तर है, गुप्तकाल में धार्मिक जीवन अत्यंत विविध और समृद्ध था। इस काल में वैष्णव, शैव और शक्ति परंपराओं का विकास हुआ। साथ ही बौद्ध और जैन धर्म भी अस्तित्व में रहे। गुप्त शासकों में अनेक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के समय वैष्णव परंपरा को संरक्षण मिला। गरुड़ चिन्ह का प्रयोग भी वैष्णव प्रभाव दर्शाता है। शैव धर्म भी लोकप्रिय था। शिव की पूजा के अनेक रूप विकसित हुए। मंदिर निर्माण की परंपरा को इस काल में विशेष प्रोत्साहन मिला। गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती है। बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को भी अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता थी। धार्मिक जीवन में मंदिर, मूर्ति पूजा, धार्मिक उत्सव और तीर्थ यात्रा का महत्व बढ़ा। पुराणों की रचना और विस्तार इसी काल में हुआ। इस प्रकार गुप्तकालीन धार्मिक जीवन में विभिन्न धार्मिक परंपराओं का विकास, मंदिर संस्कृति का विस्तार और धार्मिक सहिष्णुता प्रमुख विशेषताएं थीं। प्रश्न नंबर 8, प्राचीन भारत में नगरों के विकास के कारण बताइए। उत्तर है, प्राचीन भारत में नगरों के विकास के पीछे अनेक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण थे। कृषि उत्पादन बढ़ने से अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध हुआ, जिसने व्यापार और शिल्प को बढ़ावा दिया। लोहे के व्यापक उपयोग से कृषि और उत्पादन में वृद्धि हुई। इस अनेक क्षेत्रों में कृषि विस्तार हुआ, जनसंख्या बढ़ी। कृषि अधिशेष के कारण बाजार और व्यापारिक केंद्र विकसित हुए। व्यापारिक मार्गों के विकास से अनेक नगर महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बने। नदियों और समुद्री मार्गों के किनारे बसेंगे उस लाभ मिला। राजधानियों के रूप में भी अनेक नगर विकसित हुए। पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी और तक्षशिला जैसे नगर राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन भी नगरों के विकास में सहायक बने। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के लिए बाजार विकसित हुए। राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं ने भी नगरों के विकास को बढ़ावा दिया। राजधानियों में अधिकारी, सैनिक और अन्य कर्मचारी रहते थे। इस प्रकार कृषि अधिशेष, व्यापार, शिल्प, राजनीतिक सत्ता, परिवहन और प्रशासन नगरों के विकास के प्रमुख कारण थे। प्रश्न नंबर 9, कनिष्क के शासनकाल का ऐतिहासिक महत्व बताइए। उत्तर है, कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। उसका शासन भारतीय इतिहास में राजनीतिक विस्तार और बौद्ध धर्म के विकास के कारण विशेष महत्व रखता है। कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसका प्रभाव मध्य एशिया, अफगानिस्तान और उत्तर भारत के बड़े भाग तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर थी। कनिष्क बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान शाखा का महत्वपूर्ण संरक्षक था। उसके समय बौद्ध धर्म मध्य एशिया और चीन की ओर अधिक तेजी से फैला। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उल्लेख मिलता है। इसने बौद्ध धर्म के विचारों को व्यवस्थित करने में योगदान दिया। उसके शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ। इस कला में भारतीय और यूनानी रोमन कला का मिश्रण दिखाई देता है। बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियों के विकास में गांधार कला का विशेष योगदान था। कनिष्क के समय व्यापार का भी विकास हुआ। भारत का एशिया और रोमन संसार के साथ संपर्क बढ़ा। इस प्रकार कनिष्क का शासन राजनीतिक विस्तार, बौद्ध धर्म, गांधार कला और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 10, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सिंधु सभ्यता प्राचीन भारत की एक अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता थी। इसका विकास मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ। इसके प्रमुख केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगा थे। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। नगरों को सामान्यतः ऊंचे दुर्ग क्षेत्र और निचले नगर क्षेत्र में विभाजित किया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इस सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। घरों से निकलने वाला पानी पक्की नालियों के माध्यम से बाहर जाता था।
मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इसके स्थापत्य कौशल का उदाहरण है। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित थी। गेहूं, जौ आदि की खेती की जाती थी। बैल, भैंस, भेड़ और बकरी जैसे पशु पाले जाते थे। शिल्प के क्षेत्र में धातुकर्म, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और वस्त्र निर्माण विकसित थे। लोथल से समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संपर्क भी था। सिंधु सभ्यता की मुहरें अत्यंत प्रसिद्ध है। इन पर पशुओं की आकृतियां और एक ऐसी लिपि मिलती है जिसे अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी, पशुपति जैसी आकृतियों और वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। मृतकों के अंतिम संस्कार की भी विभिन्न विधियां थीं। सिंधु सभ्यता में कांसी और तांबे का प्रयोग होता था। प्रसिद्ध कांसी नर्तकी और विभिन्न मूर्तियां इस सभ्यता की कला कुशलता को दर्शाती हैं। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं नगर योजना, जल निकासी, कृषि, व्यापार, शिल्प, कला, धार्मिक विश्वास और विकसित सामाजिक जीवन थी। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास की महत्वपूर्ण आधारभूमि थी। प्रश्न नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य निर्माण और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वह प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक था। उसके साम्राज्य निर्माण में उसके गुरु और सलाहकार चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चंद्रगुप्त ने नंद वंश की सत्ता को समाप्त करके मगध में मौर्य सत्ता स्थापित की। इसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने उत्तर पश्चिम भारत के उन क्षेत्रों पर भी अधिकार स्थापित किया जो सिकंदर के आक्रमण के बाद राजनीतिक रूप से अस्थिर थे। चंद्रगुप्त का संघर्ष यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से भी हुआ। अंततः दोनों के बीच संधि हुई। इस संधि के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त को उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए और दोनों राज्यों के बीच संबंध स्थापित हुए। चंद्रगुप्त ने एक विशाल और संगठित प्रशासन विकसित किया। साम्राज्य में प्रांतीय व्यवस्था थी और विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। राजधानी पाटलिपुत्र प्रशासन का प्रमुख केंद्र थी। उसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी। पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और हाथी सेना में शामिल थे। विशाल सेना के कारण मौर्य साम्राज्य को मजबूत बनाया जा सका। चंद्रगुप्त के शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। उसने इंडिका में मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और पाटलिपुत्र का वर्णन किया। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया और परंपरा के अनुसार दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में तपस्या की। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि मजबूत प्रशासन, सैन्य संगठन और राजनीतिक एकता की नींव रखी। प्रश्न नंबर 12, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के विस्तार और सांस्कृतिक योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर है चोल दक्षिण भारत के प्रमुख शक्तिशाली राजवंशों में से एक थे। चोलों ने विशेष रूप से 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया। राजराज चोल वंश का महान शासक था। उसने चोल साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने भी साम्राज्य का विस्तार किया और समुद्री शक्ति को मजबूत बनाया। चोलों की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। उन्होंने समुद्री मार्गों पर अपना प्रभाव स्थापित किया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक तथा राजनीतिक संबंध विकसित किए। चोलों ने प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साम्राज्य को मंडलम, वलनाडु और नाडु आदि प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया। गांवों में स्थानीय संस्थाएं कार्य करती थी। इससे स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन मिला। चोल काल में मंदिर स्थापत्य का अत्यधिक विकास हुआ। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित ईश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर धार्मिक केंद्रों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। चोल कालीन कांस्य मूर्तिकला भी प्रसिद्ध है। विशेषकर नटराज की कांसी प्रतिमा दक्षिण भारतीय कला की उत्कृष्ट उपलब्धि मानी जाती है। चोलों ने तमिल भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। धार्मिक साहित्य और भक्ति परंपरा का विकास हुआ। इस प्रकार चोलों ने राजनीतिक विस्तार, नौसैनिक शक्ति, स्थानीय स्वशासन, मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला और तमिल संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
प्रश्न नंबर 13। प्राचीन भारत में शिक्षा एवं साहित्य के विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर है, प्राचीन भारत में शिक्षा और साहित्य की समृद्ध परंपरा थी। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के ज्ञान, चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास करना था। प्रारंभिक समय में शिक्षा मुख्यतः गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। वैदिक काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर वेद, धर्म, दर्शन, व्याकरण और अन्य विषयों का अध्ययन करते थे। शिक्षा मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती थी। विद्यार्थी सुनकर और याद करके ज्ञान प्राप्त करते थे। समय के साथ भारत में अनेक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विकसित हुए। तक्षशिला और नालंदा विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। प्राचीन भारत में संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्य की रचना हुई। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का विशेष महत्व है। जैन साहित्य में भी अनेक धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों की रचना हुई। मौर्य और गुप्त काल में साहित्य का विकास हुआ। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश जैसी प्रसिद्ध रचनाएं की। राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत की परंपरा उल्लेखनीय रही। दक्षिण भारत में संगम साहित्य भाषा और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार प्राचीन भारत की शिक्षा और साहित्यिक परंपरा अत्यंत व्यापक थी। इसने धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, भाषा और कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की बीए फर्स्ट ईयर परीक्षा 2026 के हिस्ट्री यानी HI01 के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही VMOU कोटा परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स और उनके उत्तर के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बीराय को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।